आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न वन लाइनर प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आपको सारे प्रश्न रट जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग भारतीय संविधान और पढ़ते हैं भारतीय संविधान का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, मिर्धा समिति किससे संबंधित है? तो मिर्धा समिति जो है वो आपके सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। याद रखिएगा, सहकारिता आंदोलन से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसका नाम था मिर्धा समिति। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो उनका नाम था अनंत सैनम अयंगर। तो अनंत सैनम अयंगर साहब जो थे वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसमें पूरा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अयंगर से याद रखिए। अयंगर कौन थे? वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई थीं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है उसमें आपकी 4 भाषाएं बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली जोड़ी गई थीं। और ये कब जोड़ी गई थीं? आपके 2003 में जोड़ी गई। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 92 संविधान संशोधन। तो जो आपका 92 संविधान संशोधन था जो कि 2003 में हुआ था, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी आपके 8वीं अनुसूची में। और इन भाषाओं का जो क्रम था उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को और 92 संविधान संशोधन 2003 और 8वीं अनुसूची, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृत की गई थी, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था संविधान सभा के सामने। और इसे कब स्वीकार किया गया? इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947। तो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। और यही आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि केंद्र स्तर पर, ठीक है, यानी संघ स्तर पर या केंद्र स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष और केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय करता है। और ये वाला प्रश्न तो अनगिनत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रध्वज जिसे हम लोग वर्तमान समय में फहराते हैं, जो हमारा वर्तमान समय में फहराने वाला राष्ट्रध्वज है, उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया है। इन सारी प्रश्नों को आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के बारे में बहुत बार आपसे पूछा जाता है। इसमें आपके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। तो अध्यक्ष कौन थे? ये जो बीच वाला आपका नाम लिखा गया है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे, इन्हें याद कर लीजिएगा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। और बाकी के 2 सदस्य कौन थे? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर साहब और क्रिप्स ये दोनों सदस्य थे और सर पैथिक लॉरेंस ये हमारे अध्यक्ष थे। यानी कुल मिला के कैबिनेट मिशन में 3 लोग शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रेस परिषद का गठन कब किया गया? तो भारत में प्रेस परिषद का गठन 1966 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला रिट कौन सा है? तो उच्चतम मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट और उच्च मतलब होता है हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जाने वाला रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये आपके आर्टिकल 32 के तहत आते हैं। इन 5 के नाम आपको क्रम से याद होना बहुत ही आवश्यक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 रेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? राज्यपाल होता है अपने कार्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना क्या है? उच्च न्यायालय है। तो एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है उसका नाम क्या है? उसका नाम दिल्ली है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो ये जो मंडल आयोग था इसके बारे में तो सारे ओबीसी स्टूडेंट को याद रखना चाहिए कि मंडल आयोग पिछड़ी जातियों से संबंधित है। और इस मंडल आयोग की सिफारिश को कब लागू किया गया? 1989 में लागू किया गया। किसने किया? उस समय के प्रधानमंत्री बीपी सिंह के द्वारा लागू किया गया, जिसके अंतर्गत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। तो ये सारी चीज़ें ओबीसी वालों को तो कन्फर्म होना चाहिए, मंडल आयोग पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो जो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है वो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत का कानूनी सलाहकार होता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की संख्या कितनी थी? तो भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित समितियों की संख्या कितनी थी? टोटल 13 थी। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? अंबेडकर हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर हैं। टोटल इसमें सदस्य कितने थे? टोटल सदस्य इसमें 7 थे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि जन गण मन के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो हर बच्चे को पता है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल प्रथम बार प्रवर्तन में आता रहता है। तो यानी इसके प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि वित्तीय आपातकाल लागू होने के बाद कितने समय के लिए परिवर्तन में रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। तो 6 माह के लिए परिवर्तन में रहता है। इसके बाद संसद के द्वारा इसे दोबारा लागू किया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल लागू होने के बाद 6 माह तक परिवर्तन में रहता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्य विधान परिषद से मतलब है किसी भी राज्य के विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी भी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम कितने होते हैं? उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा है उसके टोटल जितने सदस्य हैं उसका 1/3 अधिकतम हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने होते हैं? और न्यूनतम हमारे 40 होते हैं। ठीक है, तो राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? विधानसभा के सदस्यों का 1/3। और न्यूनतम कितने होते हैं? न्यूनतम आपके 40 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो आपका विधान परिषद होता है वो राज्यसभा के बराबर होता है, इसलिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और जो विधानसभा होती है वो लोकसभा के बराबर में होती है, यानी आपकी विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्ष के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड राज्य कब बनाया गया? नहीं, नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया? तो नागालैंड राज्य का गठन 1962 में 13वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 13वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका कहने का मतलब है किसी भी भारतीय राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो किसी भी भारतीय राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और किस प्रदेश में इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था? इन्हें अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी किसी भी भारतीय राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 प्रश्न तो हमारे रिपीट हो चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका कहने का मतलब है किसी भी भारतीय राज्य में
पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की ही थी और कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और किस राज्य में इन्हें बनाया गया था? उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? तो राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु के बारे में आपके संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है। न्यूनतम आयु इनके के बारे में लिखा गया है जो कि 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, यानी कि इसका उत्तर होगा कोई निश्चित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कौन मंजूर करता है? तो विधानमंडल मंजूर करता है। विधानमंडल से मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार अनुच्छेद 137 यानी आर्टिकल 137 के अंतर्गत विचार करता है। तो आर्टिकल 137 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल संसद को ही प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत सरकार का जो व्यय मतलब होता है खर्चा, जो खर्चे होते हैं उसे नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास है और इसी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मुख्य काम क्या है? भारत सरकार के खर्चे को नियंत्रित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो कोई भी राज्य सरकार धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। ठीक है, 14 दिनों के लिए क्या रोक सकती है? धन विधेयक को रोक सकती है। और कौन रोक सकती है? राज्य सरकार रोक सकती है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा में 12 लोगों का नामांकन किया जाता है और राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री जो हैं वो नरगिस दत्त हैं। तो नरगिस दत्त कौन है? ये सुनील दत्त की पत्नी हैं और वर्तमान समय में जो आपके हीरो हैं संजय दत्त, उनकी माता जी का नाम है, क्या नाम है? नरगिस दत्त। ये कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 85 में क्या लिखा है? संसद के दोनों सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो आर्टिकल 85 आर्टिकल 85 को आप याद रखिएगा। संविधान के आर्टिकल 85 में लिखा है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। जैसे कि अगर लोकसभा का एक सत्र जनवरी में हुआ है तो अगला सत्र अगस्त या जुलाई से पहले ही करवा लेना चाहिए, यानी दोनों सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके कहने का ये मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रपति क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है। तो आर्टिकल 143 को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, और इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह मांग सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किसने किया था? तो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य, जो कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर थे, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने प्रस्तावना को परिभाषित किया। कहाँ पर किया? संविधान के प्रारूप को किया। और किसके समक्ष किया है? संविधान सभा के समक्ष किया है। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, इसकी ढेर सारी विशेषताएं थीं। इनमें से एक विशेषता कौन है? प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतीय स्वायत्तता यानी राज्यों को भी स्वायत्तता प्रदान की गई, यही भारत सरकार अधिनियम 1935 की
प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही अंतर्गत आपको आपके जो पड़ोसी देश म्यांमार है उसको अलग किया गया, भारत से म्यांमार को अलग किया गया। और भारतीय संविधान बनाते समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही बहुत सारे आर्टिकल को लिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही संविधान निर्माण का आधारशिला थी। तो आज के लिए बस हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो छोटी बनाने का उद्देश्य यही होता है कि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो को एक बार देख के, एक या दो बार या तीन बार देख के सारे प्रश्नों को रट सकें, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।